हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10th IGCSE का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिजिक्स का। तो पेपर कोड क्या है इसका? 0625/41। तो ये आपका मई जून का है, 2022 का, मई जून 2022। ठीक है, तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। A car of mass m, एक कार है जिसका मास है m, ठीक है, ट्रेवलिंग along a straight line horizontal road at a speed of कितना v स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, मीटर पर सेकंड। ये मास है इसका, m मतलब मास। At t equal to 0, driver of the car seen an obstruction in the road ahead of the car। तो ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे एक बंदा ऐसे खड़ा हो गया आगे, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। एंड अप्लाई द ब्रेक, द कार डजंट बिगन टू डिसेलरेट एट t इक्वल टू 0, ठीक है, वो तो बराबर है क्योंकि उस टाइम तो देखा उसने। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय डिसेलरेशन। डिसेलरेशन मतलब डिक्रीज इन स्पीड, बराबर। तो जो हम लोग a लिखते ना, dv/dt, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, तो यहाँ पे डिसेलरेशन के बारे में बोलता है, ठीक है। तो डिसेलरेशन में क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है। एक्सेलरेशन को पॉजिटिव बोलते हैं, बराबर है। तो एक्सटर्न होने चाहिए, तो a इक्वल टू प्लस dv/dt, तो a को यहाँ पे एक्सेलरेशन बोलते हैं। जब आपका स्पीड बढ़ रहा है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, और जब कम हो रहा है तो डिसेलरेशन बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज बराबर, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिसेलरेशन, बराबर है। ये फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड, सजेस्ट वन रीजन व्हाई द कार डजंट बिगन टू डिसेलरेट एट t इक्वल टू 0। क्या रीजन है जी? क्योंकि वो जस्ट सी किया था ना, तुरंत देखा था ना, वो देखने के बाद ब्रेक लगाएगा ना, उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंट रिएक्शन रिएक्शन टाइम। तो लिख दोगे ना भाई, क्या लिखोगे? डिले इन अप्लाइंग ब्रेक, ठीक है, एट t इक्वल टू 0 ही जस्ट सॉ द obstacle, so he has taken time to react। बस इतना काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी में क्या है? टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है आपका ऐसा, ठीक है। तो ये 5 पे जाके मैक्सिमम हो जाता है, 0 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये 1 पे कितना है? 20, 2 पे कितना है? 40, 3 पे कितना है? समझ में आया? तो डिस्टेंस बाय टाइम। स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ दैट कॉरस्पॉन्ड टू स्पीड। तो टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाता है ना जी। तो स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कोरस्पॉन्ड टू स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। इसका मतलब ये स्लोप निकालेंगे ना हम लोग, समझा ना। ये आपका y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो स्लोप क्या होता है? y/x का जब रेशियो लेते हैं तो स्लोप देता है। तो ये क्या देगा? स्लोप, जिसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो स्टेट द प्रॉपर्टी इज दैट इट गिव्स द स्लोप और स्पीड when we divide distance by time। D देखते हैं, D नहीं, C का ही सेकंड है, ये फर्स्ट था, अभी ये सेकंड क्वेश्चन। यूजिंग फिगर 1.1, ठीक है, डिटरमाइन द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार। इनिशियली कितना है? T इक्वल टू 0 पे 0 है ना जी। हाँ। तो ये लाई कहां से कहां करेगा? तो यहाँ पे देख सकते हो 1 पे 20 है, 5 पे कितना है मैक्सिमम? ये 60 है, 60 से थोड़ा कम है, थोड़ा कम मतलब 58 होगा। तो कर लेना फिर। वेलोसिटी मान लो इनिशियल निकालना है, तो 0/0 करेंगे तो 0 आएगा। v फाइनल, तो ये आ जाएगा 58.5/5। तो ये डिवाइड कर लो, कितना आता है? 1 यहाँ पे कितना? 3 ना, 7/35 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है? तो इसने एक रेंज दे दिया है, ठीक है। तो रेंज है आपका, रेंज सी का
सेकंड 20.5 मीटर पर सेकंड लेस देन इक्वल टू आंसर इक्वल टू 23.5। ठीक है, चलो ये लिख लो। नेक्स्ट देखो, इसका डी क्वेश्चन में क्या बोलता है जी। डी में डी का फर्स्ट है, when the car is decelerating there is a constant relative resistance force on the car due to the brakes। ठीक है, तो ब्रेक अप्लाई करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा ना जी, मतलब रुकेगा धीरे धीरे। डिसेलरेशन ऑफ द कार इज ग्रेटर देन, तो ये जो डिसेलरेशन है फोर्स अपॉन मास है, एंड इट इज नॉट कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो फोर्स इंक्रीज होगा तो डिसेलरेशन भी इंक्रीज होगा ना। तो एक्सप्लेन व्हाई डिसेलरेशन ऑफ द कार इज ग्रेटर देन एफ बाई एम। डिसेलरेशन ज्यादा क्यों है पूछ रहा है, व्हाई? बिकॉज टू स्टॉप द कार वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्सेस, राइट, बिकॉज मास ऑफ द कार इज कांस्टेंट। तो लिख दूं मैं, डिसेलरेशन is greater than F by m because we have to stop the car before colliding to obstacle. So we have to apply more force than original force। याद क्लियर है? और इसमें भी दिया है नेगेटिव एक्सेलरेशन डिक्रीज इन, तो एयर रेजिस्टेंस इज ए फ्रिक्शन एक्ट ऑन द कार। ठीक है, ये रीजन लिख लेना। उसमें फिर क्या है, सेकंड है डिसेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, सेम ही रीजन है। ठीक है, तो डिक्रीजेस एयर रेजिस्टेंस भी अगर ज्यादा है तो उसको ओवरकम करना पड़ेगा ना। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस इज देयर देन कांस्टेंट वैल्यू। समझा? ये हो गया। फिर ये लिख लो, फिर मैं नया स्टार्ट से सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, अभी देखो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जी। तो एक डायग्राम आपका दिया है, शो वाटर स्टोरेज इन अ रिजर्वर बिहाइंड अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम। हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम है, तो यहाँ पे मान लीजिए मशीन लगा है, तो पानी को स्टोर कितना हाइट पे किया जी, इतने हाइट पे किया। हाइट का वैल्यू कितना है, 150 मीटर, बराबर है। तो यहाँ पे जनरेटर है, पानी ऐसे गिरेगा, उसको टरबाइन को रोटेट करेगा। तो फर्स्ट बताना है, स्टेट द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर इन द रिजर्वर दैट इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बताओ, बहुत सिंपल है। पानी को किस फॉर्म में स्टोर किया एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सिंपल। तो लिख लो, फर्स्ट का आंसर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। बी में क्या है, टरबाइन इज 150 मीटर बिलो द लेवल ऑफ द, मतलब हाइट कितना दिया आपका, 150 मीटर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट कितना दिया, 1 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन द टरबाइन। ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच होता है ना। तो रो का वैल्यू कितना है जी, 1000, जी 10 लेना है, हाइट कितना दिया है, 150। तो इससे हम लोग टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 50 × 10⁻1 2 3 4 5 10⁵ पास्कल। ठीक है,
तो यहाँ तक क्लियर है ना? तो अगर 10 की जगह पे 9.8 भी ले सकते हैं, तो 150 बराबर में क्या हो, इंटू 10 इंटू 150 बराबर है। तो अगर टोटल पूछेगा तो एक और ऐड कर देना। कौन सा? ये जो तेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला है ना, वो भी लग रहा है ना उसके ऊपर, तो थोड़ा ऐड कर लो इसके अंदर। तो P टोटल में क्या आएगा, P ऑफ वाटर प्लस P नोट, ठीक है। तो ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर लग रहा है ना, डैम ओपन होता है ना। तो 15 इंटू 10⁵ प्लस 1 इंटू 10⁵, तो ये कितना आ जाएगा जी, 1 ऐड कर लो तो 16 इंटू 10⁵ आएगा टोटल प्रेशर। ये समझ में आ गया? ओके। अभी देखो इसका सेकंड क्वेश्चन है, बी का सेकंड, ये भी बी का फर्स्ट था, ठीक है ना। वाटर फ्लो टू द टरबाइन थ्रू अ पाइप ऑफ कांस्टेंट एरिया, एक्सप्लेन व्हाई द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इन द पाइप रिमेन कांस्टेंट, इट फ्लो थ्रू द पाइप। क्योंकि पाइप के अंदर उसका स्पीड सेम होगा ना जी, समझा क्या? तो एक्सप्लेन व्हाई द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इन द पाइप रिमेन कांस्टेंट, इट फ्लो थ्रू द पाइप। तो यहां से ये टरबाइन के ऊपर पाइप के थ्रू गिर रहा है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी इन पाइप इज कांस्टेंट बिकॉज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन मास एंड velocity, and mass and velocity is constant in pipe. Mass and velocity is constant in pipe, so kinetic energy is constant. और ऐसे भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। तो ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, बराबर है। इसमें वैल्यू तो नहीं कैलकुलेट करना, इसने वैल्यू क्यों कैलकुलेट किया है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होता है ना। देखो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर तो कांस्टेंट है और एरिया भी कांस्टेंट है ना पाइप का, तो ये भी रीजन लिख सकते हो, समझा। और इसका दूसरा आंसर क्या लिख सकते हो, F इक्वल टू PA, प्रेशर एंड एरिया इज कांस्टेंट, सो फोर्स इज कांस्टेंट, सो फोर्स इज कांस्टेंट। चलो लिख लो। ओके, अभी हम लोग थर्ड सॉल्व करेंगे जी। थर्ड में क्या बोलता है, ड्यूरिंग अ पिकनिक ऑन वार्म डे मेटल कैन ऑफ लेमोनेड इज wrapped इन अ damp क्लॉथ। क्या है बोला है ये, मेटल कैन ऑफ लेमोनाडे इज wrapped in a damp cloth, ठीक है। evaporation cool the water in the cloth, ठीक है। तो evaporation के कारण कूलिंग प्रोवाइड करता है। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हाउ evaporation cool the water in the cloth। तो एक evaporation के बारे में एक्सप्लेन करना है जी, बताइए। evaporation particles रुको एक मिनट। तो देखो ज्यादा स्पीड रहता है, हाई काइनेटिक एनर्जी होगा तो मॉलिक्यूल्स जल्दी एस्केप होगा ना। हाँ। तो मॉलिक्यूल्स एस्केप होगा, इसके कारण इवेपोरेशन फास्ट होगा। तो जब मॉलिक्यूल्स फास्ट होगा तो मॉलिक्यूल्स बार बार बाहर आना चाहेगा ना, तो उसके कारण कूलिंग प्रोवाइड होता है, समझ में आया। तो ये लिख लो, फास्टर और हायर स्पीड या मोर एनर्जी molecules escape, ठीक है। और एवरेज स्पीड, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। तो एवरेज टोटल जो होगा उसका वैल्यू कम हो जाता है। एवरेज स्पीड और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस,
ठीक है, टेम्परेचर रिलेटेड टू स्पीड, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल और स्लोअर और स्पीड लेस एनर्जेटिक रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये भी लिख सकते हैं, बस हो गया, इतना काफी है। बी में क्या है, इसका क्वेश्चन है एज द वाटर इन द क्लॉथ कूल्स सो डज द थर्मोनेट, एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थर्मल एनर्जी थ्रू द मेटल ऑफ द कैन। क्योंकि मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है ना, तो थर्मल एनर्जी उसका क्या हो जाएगा जी, बताइए। क्या सर? वाइब्रेट करेगा ना। क्या? उसमें देखो क्या बोला है कि सेकंड क्वेश्चन, ये ए का हो गया ना, बी में देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। बी में क्या बोला है, एज द वाटर इन द क्लॉथ कूल्स सो द लेमोनेड, तो जो मेटल का बना हुआ है ना वो लेमोनेड जिसमें पानी रखा है, वो भी उसका जो इलेक्ट्रॉन है, हाउ एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थर्मल एनर्जी थ्रू द मेटल ऑफ द केन। तो थर्मल एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है बताओ। प्रेशर एक्सर्ट करता है वो कैन पे एंड फिर प्रेशर से हाँ, तो एटम्स एंड आयन वाइब्रेट ना ड्यू टू थर्मल एनर्जी, एटम्स और आयंस वाइब्रेट, ये तो अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। सो आयन हिट्स इलेक्ट्रॉन, आयंस हिट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन प्रोपेल्ड एंड थ्रू द मेटल, मूविंग थ्रू द मेटल। तो बस इतना काफी है, ये लिख लो, पॉज करो। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे फोर्थ में क्या है, अ थर्मोकपल इज ए डिवाइस यूज्ड टू थर्मोमीटर, फिगर 4.1 show a beaker that contain molten sulfur at initial temperature greater than 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि थर्मोकपल यूज करते हैं टू मेक द थर्मोमीटर। ठीक है, तो थर्मोमीटर का काम क्या होता है, टेम्परेचर मेजर करना। ठीक है, तो एक डायग्राम दिया जी ऐसा, इसके अंदर यहां तक सल्फर भरा है, सल्फर। ठीक है, sketch the level of diagram of thermocouple that is used to determine the temperature of the sulfur as it cooled to room temperature। तो इनिशियली टेम्परेचर कितना दिया था उसने, 400 डिग्री सेल्सियस, तो इसका डाउन होगा टेम्परेचर कितना, 25 डिग्री सेल्सियस तक, रूम टेम्परेचर तक। तो उसका स्केच द लेवल डायग्राम बोला है, कैसे करेंगे तो बताओ। तो इसका डायग्राम करोगे तो ये टाइम है, ये टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर जैसे जैसे टाइम होगा डिक्रीज होगा ना, तो ऐसे ग्राफ आएगा उसका। 2 और 3 ऑफ द वायर लीड्स टू डिफरेंट मेटल। पर वो बोल रहा है स्केच एंड लेबल अ डायग्राम, ये तो ग्राफ हो गया ना। हाँ, तो डायग्राम करना है तो कैसे करेंगे बताइए।